अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। केसीआर खानदान में क़यादत के मसले पर जंग जारी। 10 साल तक आवाम को राशन कार्ड या बारीक चावल केसीआर हुकूमत ने नहीं दिए। नारा लोकेश से केटीआर ने अंधेरे में मुलाकात क्यों की? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल। रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं, मैंने लोकेश से मुलाकात नहीं की। साबिक़ा रियासती वजीर केटीआर ने किया दावा। आज दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। तेलंगाना भर में 22 जुलाई तक तेज बारिश की पेशकयासी। राहुल गांधी अपने ताज़ा न्यूज़लेटर में बिहार में वोटर्स के हक़ पर होने वाले मुबैना हमलों के खिलाफ इख्तियार किया सख्त मौक़िफ़। केरल दौरे में भी मोदी हुकूमत पर की सख्त तनकीदें। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से 2 रोज़ कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब कर ली। 19 जुलाई को शाम 7 बजे होगा इजलास। मुतादिद उमूर पर बातचीत मुतवक्को। और गजा में आज सुबह से इसराइल के बदतरीन हमले जारी। कम से कम 26 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतादिद हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर खानदान में क़यादत के मसले पर जंग जारी है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर कायद अपोजिशन के अहदे पर केटीआर को फायज करने तैयार क्यों नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने केसीआर खानदान को तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि कविता को खुद उनके ख़ानदान में अहमियत नहीं है। केटीआर अपनी बहन कविता की क़यादत तस्लीम करने तैयार नहीं हैं। उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि केटीआर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट है या स्लीपिंग प्रेसिडेंट, वो नहीं जानते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें शख्सी तौर पर किसी से दुश्मनी या इख्तलाफ नहीं है। अनकरीब तमाम मामलात पर हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए जाएंगे। और मरकज़ी हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया और ये भी कहा कि कालेश्वर प्रोजेक्ट में बेकायदगियों पर मरकज़ी हुकूमत ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रात के अंधेरे में लोकेश से केटीआर ने क्यों मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10 सालों तक केसीआर ने हुक्मरानी की, लेकिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला। हम राशन कार्ड भी दे रहे हैं और बारीक चावल की भी फराहमी जारी है। ఇయాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఆలోచన చేయండి। 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిండ్రు। ఏనాడైనా పేదవాడికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన వచ్చిందా? పేదవాడికి సన్న బియ్యంతోని బుట్టెడు బువ్వ పెట్టాలన్న ఆలోచన ఎప్పుడైనా చేసిండ్రా? ఇయాల 10 ఏళ్లలో మీరు ఇవ్వని రేషన్ కార్డు, లక్షల కొద్ది రేషన్ కార్డు మేము ఇస్తున్నాం కోట్ల మందికి। 3 కోట్ల 10 లక్షల మందికి ఇయాల సన్న బియ్యం ఇస్తే రేషన్ షాపుల దగ్గర పెద్ద పెద్ద బార్లు తీరిన లైన్లు ఉంటే ఇయాల ఆయన అంటున్నాడు రేషన్ షాపుల కాడ బార్లు తీరినరని। మీరు గ్రామాలలో రేషన్ షాపులు ఎన్నడూ తెరవలే, బెల్ట్ షాపులు మీరు తెరిచిండ్రు। 10 ఏళ్ల తర్వాత రేషన్ షాపులు తెరిచి సన్న బియ్యం ఇస్తుంటే ప్రతి పేదవాడు పెద్దవాడు రేషన్ షాపులో సన్న బియ్యం తీసుకోవాలని లైన్లో నిలబడి ఇయాల లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది సన్న బియ్యం తీసుకొని బుక్కడు బువ్వ తింటుంటే మీ కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు। ఇది మీకు భావ్యమా అని నేను అడుగుతున్నా। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने दावा किया कि उन्होंने नारा लोकेश से मुलाकात नहीं की। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले को लेकर झूठ बोल रहे हैं। केटीआर ने कहा कि लोकेश मेरे छोटे भाई की तरह है, अगर मैं इससे मिलूं भी तो क्या हर्ज है, लेकिन मैंने इससे रात के अंधेरे में मुलाकात नहीं की जिस तरह रेवंत रेड्डी बयानात दे रहे हैं। చేసిన బాజాప్తా చేస్తాం, బేజాప్తా చేయాల్సిన కర్మ మాకు లేదు। అయినా నాకు తెలియకడుగుతా, లోకేష్ ఏమన్నా నీ లెక్క అంతర్రాష్ట్ర దొంగనా? లోకేష్ ఏమన్నా నీ లెక్క సంచులు మోసినోడా? లోకేష్ ఏమన్నా నీలాక చదువు రానోడా? కలిస్తే తప్పేంది? ఒకవేళ కలవలేదు కలిస్తే తప్పేంది? అయినా నాకు తెలియక ఇంకో మాట అడుగుతా, పక్క రాష్ట్ర మంత్రి యువకుడు, నాతో డెఫినెట్గా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఇద్దరం కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాము, కలవలేదు కానీ కలిస్తే తప్పేంది? నాకు తెలియక అడుగుతా। అయినా మీ పెద్ద బాసు చంద్రబాబు కొడుకే కదా, నేను ఏదో గుండానో దావుద్ ఇబ్రాహింనో చీకట్లో కలిసినట్టు డైలాగులేంద్రా హౌలా? నేను అడిగింది ఏంది, నేను చెప్పింది ఏంది? నేను దొంగను కలిసిన నీలాగా, లేకపోతే నీలాగా లోఫర్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాను ఢిల్లీలో పోయి చీకట్లో పోయి అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకొని చీకట్లో పోయి మోడీ గారి పాదాలకు ప్రణమిల్లి చిల్లర రాజకీయం చేస్తున్నానా? పక్క రాష్ట్ర మంత్రి యువకుడు నాకు తమ్ముళ్ళు అంటాడు, కలిస్తే కలుస్తా కానీ నేను కలవలేదు। దానికి ఏదో పెద్ద ఈయనేదో గొప్ప విషయం కనిపెట్టినట్టు। ఆయన నాకు తెలియకడుగుతా, పాలన గురించి తెలుసుకోవాలంటే మమ్మల్నే కలుస్తారు బీఆర్ఎస్లను, దోపిడీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నిన్ను కలుస్తారు। ఆయన నన్ను కలిస్తే నీకేం నొచ్చింది? ఆయన నన్ను కలిసినా నీకేం బాధ అవుతుంది? నాకు తెలియకడుగుతా।
बीआरएस की जानिब से हैदराबाद में होर्डिंग लगाए गए जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस हुकूमत में ए से जेड तक बदनवानियाँ हैं। इन होर्डिंग्स में इल्ज़ाम लगाया गया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में जारी हुकूमत में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उनके ख़ानदान और करीबी रिश्तेदारों को दिए जा रहे हैं, उन पर भारी कमीशन भी वसूल किया जा रहा है। ये होर्डिंग्स जुबली बस स्टॉप के करीब भारत राष्ट्रीय समिति के लीडरों की जानिब से नस्ब किए गए। इनमें भी इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में ज़मीनों में घपले, गैर कानूनी कारोबार, किसानों पर हमले, जाली सरमाकारी स्कीमें, गैर मजाज इन्हदामी कार्रवाइयाँ जैसे मामलात आम बात बन चुकी है। तेलंगाना की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हुस्नाबाद हल्के के तमाम देहातों में सेल्फ हेल्प ग्रुप ख्वातीन में स्टील बैंक की तकसीम के ख्याल को टेली कम्युनिकेशन और IT इनकलाब की तरह इनकलाबी कदम करार दिया, क्योंकि इससे लोग आने वाले दिनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच सकेंगे। इस तकरीब के दौरान स्टील से बनी अशिया नुमाइश के लिए रखी गई। लोगों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करने पर जोर दिया गया। गवर्नर ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से लोगों की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ होगा, माहौल को प्लास्टिक से पाक करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी शिरकत की और अवाम से खिताब किया। అదేవిధంగా సిద్దిపేట అడిషనల్ కలెక్టర్ గరిమా గారికి, స్థానిక సంస్థల కలెక్టర్కు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అక్కా చెల్లెలకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను మీ అందరికి ఒక్కసారి గవర్నర్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన సందర్భంగా అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి గవర్నర్ గారికి స్వాగతం చెప్పాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. सब मैं तहे दिल से हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं सर, क्योंकि आज आप यहां एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। 160 गांव में हम जब इससे पहले 2009 से 14 MP था, तब भी मैंने देखा, फिर MLA बनने के बाद 2023 में जब से कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग कैंसर और डायलिसिस का पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, मैंने उसके ऊपर सर्वे करवाया क्यों ऐसा हो रहा है। तो दो चीज का पता लगा, एक तो प्लास्टिक यूसेज और दूसरा पानी का जो ठीक तरीका से नहीं है, तो दोनों का वजह से पानी को ठीक करने के लिए वाटर प्लांट्स लगाने के पूरा सैचुरेशन 160 गांव में मेरा टर्म खत्म तक उसको हर गांव में एक वाटर प्लांट लगाऊंगा। इससे पहले हमारा बहन लोगों का 2070 वीवोस है, उसको भी बर्तन बैंक एक जैसा वहां की मेंबर के मुताबिक 300 वाला किट, 400 वाला किट और 500 वाला किट उसके वहां के मेंबर के मुताबिक 13 आइटम का स्पून से लेके सर्विस करे, वाटर जग से लेके मग से लेके पूरा 13 तरीका का आइटम हमने आज दे रहे। आपके हाथ से मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। ఇటీవల కాలంలో గవర్నర్ గారి బంగ్లాలో ప్రపంచ మిస్ వరల్డ్ కు సంబంధించిన పోటీల అతిథులను పిలిచినారు. ఆనాడు కూడా గవర్నర్ గారు ప్లాస్టిక్ రహితంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తయారయ్యేటువంటి మోతుగా కిస్తాగర్లు కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర చేతి వృత్తుల ద్వారా తయారైనటువంటి ప్లాస్టిక్ రహితంగా ఉండే విధంగా మొత్తం వేదికతో సహా అన్ని రకాల వారు అక్కడ కార్యక్రమం చేసినారు. నేను చాలా కాలంగా बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि BC तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी तेलंगाना हुकूमत से अपील कर रही है कि BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। स्वागत किया है, मगर उस 42% रिजर्वेशंस में लगभग मोर देन 10% मुस्लिम रिजर्वेशंस के नाम पर, BC मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम समाज को पूरा लाकर इस BC रिजर्वेशंस में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। BCs को अन्याय होता है। BCs को जो लोकल बॉडीज में जो चुनाव में सरपंच हो, पंच हो, काउंसलर हो, कारपोरेटर हो, म्युनिसिपल चेयरमैन हो, मेयर हो, वैसी जगह BCs को अन्याय हो रहा है। हैदराबाद में अभी भी जो 33% BCs के लिए अभी एक्ट है, उसमें 150 सीट्स में 50 सीट्स BC के रिजर्वेशन हुआ है। इसमें जो मुस्लिम रिजर्वेशन के कारण BC को जो रिजर्व्ड किया है 50 सीटों में, उसमें 33 सीट्स मजलिस पार्टी नॉन BCs जीतकर उसका हक, BCs का हक मार दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरफ से मैं फिर एक बात तेलंगाना सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं,
बीसीस को 42% पूरा उनका हक है, उनको देना चाहिए। उसमें बीसी समाज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही हमारा डिमांड है। असदुद्दीन ओवैसी जी कई बार कहते हैं कि जब बात रिजर्वेशन की होती है, आरक्षण धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मिल रही है, या फिर आर्थिक तौर पर जो कम है उन्हीं को दिया जा रहा है। ऑलरेडी जो पिछड़े जाति है उनको ऑलरेडी बहुत सालों से रिजर्वेशन तेलंगाना में है, नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार ईबीसी के नाम पर रिजर्वेशन लाया है। उसमें मुस्लिम समाज को भी, क्रिश्चियन समाज को भी, जो रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, उसी सभी लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन भारत में आज इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 10% जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो नहीं, बिल्कुल हटाना चाहिए। जो बीसीस को 42% पूरा उनका हक है, उनका पॉपुलेशन के आधार पर बीसीस को 42% देना चाहिए। एक सवाल ये भी, अभी हाल ही में जो है, जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कैसे बदलेगी बिहार में? जो भी गठबंधन हो ना हो, मिले ना मिले, मगर उधर फिर एनडीए सरकार आएंगे, अच्छे मेजॉरिटी से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर बिहार में सरकार। वरंगल के शांति संगम और आइडियल स्कूल रेवेन्यू कॉलोनी की जानिब से नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर गौस हैदर के एजाज में तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, शांति संगम के सदर सैयद इकबाल मोहिद्दीन, आइडियल स्कूल के चेयरमैन ने गौस हैदर को शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तकरीब में कई शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा तलबा और तालिबात की भी कसीर तादाद मौजूद थी। They were hearing deeply and appreciating in between. That is shows the education standard of ideal school. In spite of the official schedule, when Anisa told that we are interested to. First of all, the management and thereafter the staff members who are working hard for you peoples. And it is now. The ball is in your court. How best you can bring out your talents. Since 1980. रंगारेड्डी जिला के आदिबटला के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश है। सुबह तकरीबन 3 बजे के वक्त एक कार ने पीछे से लारी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई और कार में फंसी हुई नाशों को बाहर निकाला गया और हादसे के सिलसिले में पुलिस ने जाँच का भी आगाज कर दिया है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना भर में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट भी जारी किया और कहा कि इस दौरान तेलंगाना के तमाम अजला बशमूल हैदराबाद में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशकयासी के ऐन मुताबिक आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इत्तलात हैं। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल से घर वापस होने वाले बच्चों को भी शाम में बारिश के दौरान काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बारिश की वजह से सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए जीएचएमसी का अमला मुतहरिक रहा। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से अवाम को मसाइल पेश आए। वाज़ेह है कि कई दिनों से शदीद गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। बारिश के बाद अचानक मौसम तब्दील और खुशगवार हो गया है। इम्कान है कि मुसलसल बारिश के साथ साथ शहर और रियासत में दर्ज हरारत में कमी आएगी और सर्द हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। और रवाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने ताज़ा न्यूज़ लेटर में बिहार में वोटर्स के हक़ पर होने वाले मुबैना हमलों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि वो इंतखाबी चालाकी और जमहूरियत को नुकसान पहुँचने वाली साजिशों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने SIR के तरीके से वोट के हक़ को मुतासर करने की कोशिशों पर तनकीदें की और वाज़ेह किया कि कांग्रेस इस तरह की साजिशों को बेनकाब करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में वोटों का हक़ महज एक जमहूरी अमल नहीं बल्कि हर शहरी की आवाज़ है और जब इस पर हमला होता है तो सिर्फ जमहूरियत नहीं, हर हिंदुस्तानी की खुददारी पर चोट लगती है। आज केरल दौरे के मौके पर भी राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। People are not really interested in how well a politician speaks or how well he thinks about something. കുറച്ചു കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്രമാത്രം നന്നായിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം നന്നായി പറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. Because before you speak and before you think about something, you have to feel about that thing.
കാരണം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യണം, അനുഭവിക്കണം. And I discovered that what people actually want from a politician is his ability to feel for them. ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And often this is not so obvious. പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രകടമല്ല. Somebody is only thinking and feeling about himself, his future. He can give a good speech. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള്, ആ വ്യക്തി സ്വയം തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു പ്രസംഗം നൽകാൻ സാധിക്കും. Somebody is thinking deeply about some subject because he wants to impress people. He can impress people. ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. But feelings are something that comes from inside. പക്ഷേ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. It's an act of humility. വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിനയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. So when you see a farmer, do you see a farmer or do you see a human being? ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു കർഷകനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് पार्लियामान के मानसून इजलास से दो रोज़ कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब कर ली, जो 19 जुलाई को शाम 7 बजे होगी। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, पार्लियामानी इजलास के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली और आने वाले असम्बली इलेक्शन पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। यह इत्तला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों के लीडरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के मुश्तरका लाए अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस मीटिंग को हालिया सियासी माहौल और आइंदा इलेक्शन के तनाजुर में खास अहमियत हासिल है। बिहार में असम्बली इंतखाबात अगले चंद महीनों में मुतवक्को हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी बल्दियाती और ज़िले सतह के इंतखाबात करीब है। इसके अलावा झारखंड और हरियाणा जैसी रियासतों में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ होने वाली हैं। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया इत्तेहाद को फ़ौरन मीटिंग करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इत्तेहाद की बाकायदा मीटिंग अभी तक नहीं हुई, जबकि कई रियासतों में इलेक्शन सर पर हैं। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत प्रियंका के शौहर रॉबर्ट वाड्रा को हिरासा कर रही है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरियाणा के शेखपुरा में ज़मीन की खरीदो फरोख्त में मुबैना बेकायदगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिस पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई की ही जीत होगी। प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं, ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जो भी प्रियंका गांधी जी को या उनके परिवार को जानता है, वो ये ज़रूर जानता होगा कि वो इन गीदड़ भभकियों से, धमकियों से, इस राजनीतिक षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। वो लगातार आपकी विफलताओं के लिए आपको जवाबदेह बनाती रही हैं और आगे भी बनाती रहेंगी। लेकिन मोदी सरकार जिस प्रतिशोध की राजनीति से ED, CBI, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, वो अब सर्वविदित है और पूरी दुनिया के सामने है। पूरी तरह से 13 साल पहले जमीन बिक चुकी, 11 साल से केस चल रहा है, ED अब जाके चार्जशीट दाखिल कर रही है, FIR, SIT, जांच आयोग सब कुछ होने के बाद कुछ गलत पाया नहीं जा रहा है, तो कल ही तो ED की खुल रही है। ये पहला अरेस्ट तो है नहीं जो ED ने किया है, और ये पहली बार नहीं जब ED को मुंह की खानी पड़ेगी। ED को तमाम बार कोर्ट में फटकारा है, आपके पास सबूत नहीं होते, आप मुंह की खाते हैं, आप लोगों को अरेस्ट करके राजनीतिक प्रतिशोध करते हैं। ये ED अब ED नहीं रही। ED एक जांच करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन नहीं है। ED नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, BJP की सरकार का सबसे ताकतवर हथियार है विपक्ष के खिलाफ। जब भी विपक्ष को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, तो ED का इस्तेमाल करिए। अभी तक आप वो अपने राजनीतिक प्रतिविरोधियों के लिए करते थे, अब वो काम आप उनके परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग जो है, ये निडर लोग हैं, ये आपकी बखिया अभी भी उधेड़ रहे हैं, आगे भी उधेड़ेंगे, ये आपकी नाकामियों को उजागर करेंगे। भूपेश बघेल जी के लड़के को गिरफ्तार करना एक और राजनीतिक प्रतिशोध दिखाता है।
और अब रुख करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन का। इसराइली हमलों में गज़ा भर में सुबह से कम 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तिबी ज़राए ने कहा है कि पहले ही मुसलसल बमबारी से हस्पताल इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और बुनियादी सहूलतों की हॉस्पिटल्स में कमी है, जिससे ज़ख्मियों का इलाज इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल की दरिंदगी और गज़ा के मासूम शहरियों पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। जंगबंदी की कोशिशों में अब तक नाकामी का सामना करना पड़ा। आलमी और अरब दुनिया की बेहिसी की वजह से इसराइल के हौसले बुलंद हैं और वो मुसलसल बमबारी करते हुए फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने काबिल इसराइली रियासत की जानिब से पेश करदा नई इनखलाकी तजावीज़ को कबूल करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। काबिल इसराइली रियासत ने एक नई तख्लीक की तजवीज़ पेश की, जिसमें गाज़ा के 40% से ज़्यादा इलाके में अपनी फ़ौज को बरकरार रखने की बात कही गई। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने तजवीज़ को धोखा और चाल करार देते हुए इसे ठुकराया है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने काबिल इसराइली रियासत की जानिब से पेश की जाने वाली इनखला यानी तख्लिये की नई तजावीज़ को कबूल करने की खबरों को बिल्कुलिया तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एक मुतबर ज़रिए ने वाज़ेह किया कि हमास ने ऐसी किसी भी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया जो गाज़ा के मज़लूम अवाम के मुतालबात को पूरा न करे। ज़राए का कहना है कि सालिसी के किरदार अदा करने वाले फ़रीक़ैन को काबिज़ और ज़ालिम इसराइली रियासत की जानिब से नई इनखला के खाके ज़रूर मौसूल हुए। इनमें कुछ जुज़वी पहलू ऐसे हैं जो हमास के मौक़िफ़ से करीब समझे जा सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यह तजावीज़ नाकाफ़ी हैं और हमास के बुनियादी मुतालबात के मुताबिक भी नहीं हैं। सालिसों की जानिब से कोशिशें बदस्तूर जारी हैं ताकि फ़रीक़ैन के दरमियान मौसर और बामक़सद मुआहदा हो जाए, ख़ास तौर पर उन तजावीज़ की बुनियाद पर जो काबिज़ इसराइली रियासत की जानिब से पेश की गई हैं। ताहाल मुज़ाकिरात इस सतह पर नहीं पहुँचे जिसमें कैदियों के तबादले के कलीदी नुकात पर बातचीत शुरू की जा सके। ये इंतहाई हसास मामला तभी खोला जाएगा जब वाज़ेह और तयशुदा मुफ़ाहमत हासिल हो जाए। याद है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़ालिम इसराइली रियासत ने तख्लिये की एक नई तजवीज़ पेश की थी, जिसमें गज़ा के 40% से ज़्यादा इलाके में इसराइली फ़ौज को बरकरार रखने का तज़किरा शामिल है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने इस तजवीज़ को धोखा और सहयूनी चाल करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका ने 22 अप्रैल कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में सेवाओं पर हुए हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप को दहशतगर्द करार दे दिया। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा का फ्रंट ग्रुप और प्रॉक्सी करार दिया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नामज़द दहशत ग्रुप है। वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्द करार दिए जाना हमारे कौमी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी का मुकाबला करने और अमरीकी सदर के पहलगाम हमले के लिए इंसाफ के मुतालबे पर अमलावरी के लिए ट्रम्प इंतज़ामिया के अज़ाइम को ज़ाहिर कर रहा है। वाज़ेह है कि रवा साल 22 अप्रैल को पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग में कम से कम 26 अफराद जाँ बाग हो गए थे। हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान का बदतरीन वाक़या था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। KCR ख़ानदान में क़यादत के मसले पर जंग जारी, 10 साल तक आवाम को राशन कार्ड या बारीक चावल KCR हुकूमत ने नहीं दिए। नारा लोकेश से KTR ने अंधेरे में मुलाकात क्यों की, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल। रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं, मैंने लोकेश से मुलाकात नहीं की, साबिक़ा रियासती वजीर KTR ने किया दावा। आज दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, तेलंगाना भर में 22 जुलाई तक तेज़ बारिश की पेश क़यासी। राहुल गांधी ने अपने ताज़ा न्यूज़लेटर में बिहार में वोटर्स के हक़ पर होने वाले मुमैना हमलों के खिलाफ इख्तियार किया सख्त मौक़िफ़, केरल दौरे में भी मोदी हुकूमत पर की सख्त तनकीद है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से 2 रोज़ कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब कर ली। 19 जुलाई को शाम 7 बजे हुआ इजलास, मुतादिद उमूर पर बातचीत मुतवक्को। और गज़ा में आज सुबह से इसराइल के बदतरीन हमले जारी, कम से कम 26 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतादिद हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।